ये लेक्चर 5 है ना, लास्ट क्लास में। चलो केसेस हम लोग पीएच ऑफ मिक्सचर निकालने का देख लिए थे सारा। कॉमन एन इफेक्ट बता दिए थे क्या? हम्म। सर उसका स्टेटमेंट लिखवाए थे अच्छा और वो बता। ठीक है। चलो कॉमन एन इफेक्ट को देखो कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, जैसे ये क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन। अगर हमसे पूछा गया है कि व्हाई द concentration of S2 minus ions from H2S decreases in the presence of HCl solution। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? कर सकते हो एक्सप्लेन इसको कोई भी? यस क्या रीजन है? कॉमन एन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे यस दोनों का तुम। हाँ वही चीज है, H2S अगर आयनाइज हो रहा है, H2S हमको पता है ये वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड टूटेगा, ये कैसे टूटेगा देखो, 2H प्लस एक्वस और यहाँ पे सल्फाइड एस पे पावर 2 माइनस एक्वस। और दूसरा इसका मान लो इक्विलिब्रियम अगर लिखें हम लोग, के अगर लिखें तो के का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S। ठीक है। अब ये किसके प्रेजेंस में पूछा गया हमको? HCl सॉल्यूशन के प्रेजेंस में पूछा गया। HCl ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 100% आयनाइज कर जाएगा। तो यहाँ से H प्लस मिल जाएगा एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस। तब यहाँ पे जैसे ही HCl तुम डालोगे इसमें, तो HCl डालने से H प्लस का कंसंट्रेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन इसके एडिशन से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, ये ऊपर वाला जो इक्विलिब्रियम था इसको इफेक्ट करेगा। इक्विलिब्रियम में H प्लस का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इसका इक्विलिब्रियम, बताओ बोलो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स कौन सा डायरेक्शन में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। तो अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो ये सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन, ये जो S पे पावर 2 माइनस है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलो। सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट का ही तो एप्लीकेशन हो गया, कि कॉमन आयन के प्रेजेंस में ही तो उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर ये कॉमन आयन नहीं होता तो हम लोग इस तरीके की बात नहीं करते। समझ रहे हो बात? ठीक है। हेलो, कुछ पूछ रहे थे क्या कोई? रवि? नहीं। यस सर। क्या समझ आया ये चीज? यस सर। फर्स्ट क्लास है तुम्हारा? नो सर, 5th क्लास है। अच्छा, तो ये आ रहा है कुछ समझ में टॉपिक? यस सर, समझ में तो आ रहा है। अक्षत?
चलो जिसको समझ आ गया वो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, ये है कैलकुलेट। अब इसको देखो अप्लाई कैसे करेंगे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCN। और HCN का कंसंट्रेशन दिया गया है 0.2 मोलर, ठीक है। और इसका K गिवन है HCN का 4 इंटू 10⁻⁻10 विथ KCN, और KCN का कंसंट्रेशन दिया गया 1 मोलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HCN का हमको पूछा गया है कि क्या H प्लस का कंसंट्रेशन वहां पे क्या होगा इस क्वेश्चन में। और ये कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि HCN जब डिसोसिएट करेगा तो H प्लस और Cn माइनस देगा। तो HCN वीक एसिड है, इसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा इस तरीके से। इसको अगर डिसोसिएट करोगे तो यहाँ से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ये यहाँ से H प्लस बन रहा है और H प्लस के साथ साथ यहाँ पे Cn माइनस मिलेगा। H प्लस एक्वस प्लस Cn माइनस एक्वस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, अगर इसका कंसंट्रेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये कंसंट्रेशन कुछ सी इनिशियल या सी मान लेते हैं इसका, तो ये दोनों 0 0 होगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका एज्यूम करते हैं हम लोग अल्फा है, तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इसका क्या हो जाएगा बताओ, सी इंटू 1 - अल्फा, ठीक है। H प्लस कितना फॉर्म करेगा बताओ यहाँ से, सी अल्फा, और Cn माइनस कितना फॉर्म करेगा, ये भी सी अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे हो रहा होगा, केसीएन के प्रेजेंस में हम लोग करा रहे हैं, तो केसीएन जब टूटेगा तो केसीएन हमको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इसको पानी में डालोगे तो ये पूरा पूरा के प्लस और Cn माइनस यहाँ से दे रहा है एक्वस, ठीक है। तो ये इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ इनिशियली, ये 1 मोलर लिया गया और ये दोनों 0 0 है। तो फाइनल ये कंसंट्रेशन फाइनल हमको पता है, ये 100% अगर आयनाइज कर रहा है तो इसका फाइनली 0 बचेगा। यहाँ से K प्लस मिल रहा है 1 मोलर, Cn माइनस मिल रहा है 1 मोलर, ठीक है। तब बेसिकली जो ये Cn माइनस है यहाँ से 1 मोलर मिल रहा है और यहाँ से C अल्फा मिल रहा है। तो एक्चुअली में जब इसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो ये Cn माइनस तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो Cn माइनस का कंसंट्रेशन क्या आना चाहिए, C अल्फा प्लस यहाँ से जो आ रहा है ये 1 मोलर, और यहाँ भी ये, यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो इसके लिए इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं। इसका इक्विलिब्रियम अब इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग, तो K लिखोगे, इसका K का एक्सप्रेशन क्या आएगा इस एसिड का, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCN, ठीक है। अब K का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, वो यूज कर लेंगे हम लोग आगे, पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो H प्लस यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या है, C अल्फा इंटू Cn माइनस क्या है, C अल्फा प्लस 1 मोलर बाय C इंटू 1 - अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से C और C कैंसिल आउट हो गया। अप्रोक्सीमेशन का क्या लोगे यहाँ पे, K का वैल्यू देखो बहुत ही कम है इसका, 10⁻⁻10 के ऑर्डर में। तो यहाँ से हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं ना, कि वीक एसिड है तो उसका अल्फा जो होगा, क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे बताओ, अल्फा विल बी मच मच ग्रेटर देन, सॉरी मच मच लेस देन 1। तो अल्फा का वैल्यू अगर 1 से बहुत ही छोटा है तो इसका मतलब 1 - अल्फा को हम लोग यहाँ पे क्या किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, नियरली 1 की तरह। और एक और चीज, अगर अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा है तो 1 प्लस सी अल्फा या सी अल्फा प्लस 1 जो एक्सप्रेशन है, इसको भी हम लोग किसके बराबर ले सकते हैं, सी अल्फा प्लस 1 को भी, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है तो उसको सी से मल्टीप्लाई करोगे तो कंसंट्रेशन भी देखो वो 0.2 है, और अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो उसमें मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन जो लिया गया है ये 1 से छोटा है। समझ रहे हो बात, हेलो हेलो। यस।
तो यहाँ से दूसरा अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस अल्फा, तो ये नियरली 1 के बराबर आ गया। एक और अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं हम लोग कि सी अल्फा प्लस 1। ये जो सी अल्फा का वैल्यू होगा ये 1 के रस में, क्योंकि अल्फा अगर 1 से बहुत छोटा है तो सी अल्फा का वैल्यू तो और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन देख लो कितना लिया गया है, 0.2 लिया गया है। तो ये तो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, तो ये भी नियरली हम लोग 1 के बराबर ही लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि जो सी अल्फा प्लस 1 है, ये 1 बेसिकली आया कहाँ से है? ये आया है यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, जो कि कॉमन आयन शेयर कर रहा हो। तब ये जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सी अल्फा प्लस 1 को 1 के बराबर ले रहे हैं, इसका मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से सी एन माइनस का जो कंसेंट्रेशन आया है 1 मोलर, और जो इस इक्विलिब्रियम से जो सी एन माइनस का कंसेंट्रेशन आया वीक इक्विलिब्रियम से, वीक एसिड का जो इक्विलिब्रियम है उससे सी एन माइनस का कंसेंट्रेशन है सी अल्फा, और इससे 1 मोलर है। ये सी अल्फा जो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड से जो आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में उसका कंसेंट्रेशन बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग वाले में उसको ऐड भी करना चाहोगे तो वो नियरली किसके बराबर हो जाएगा? जो स्ट्रॉन्ग से आया है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। अप्रोक्सीमेशन लोगे तो जो वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट से उसका कंसेंट्रेशन आ रहा होगा वो बिल्कुल उसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा उसका बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तब ये अप्रोक्सीमेशन अगर पुट कर दोगे तो यहाँ से के इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, अल्फा, और सी अल्फा प्लस 1 को 1 ले रहा है तो अल्फा इंटू 1, और बाय 1 माइनस अल्फा को भी 1 ले रहा है, मतलब के जो है वो अल्फा के बराबर है, और अल्फा इज इक्वल टू के हो गया, और के का वैल्यू हमको दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁻10। तो ये अल्फा मिल गया हमको। अब एक बार अल्फा निकल चुका है तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके इक्वल हो गया? सी अल्फा के इक्वल। तो सी अल्फा है तो सी क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना लिए थे हम लोग, वीक एसिड। तो ये 0.2 मोलर दिया गया है क्वेश्चन में, तो 0.2 मोलर, और इंटू अल्फा निकाल चुके हैं हम लोग 4 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ से क्या आ गया, 8 इंटू 10⁻⁻11 मोलर। यही आ रहा है ना? हेलो हेलो, यस sir. सर। समझ आया ये चीज? समझ आया? Yes, sir. देख लो एक बार, किसी को अगर इसमें पूछना है तो बताओ। यहाँ पे बेसिकली अप्रोक्सीमेशन जब ले रहे हैं हम लोग, तो अप्रोक्सीमेशन में यही चीज कर रहे हैं कि जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसेंट्रेशन या कॉमन आयन जो आ रहा है, वो कॉमन आयन जो है दो जगह से आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से जो कॉमन आयन आया है उसका कंसेंट्रेशन इतना कम है कि स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात? हेलो, ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, हेलो, बताओ जल्दी से। Yes, sir. समझ आया ना सबको? सोहेब, यस सर। चलो चलो, ये चीज समझ आ गया तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये बनाना तुम लोग। क्वेश्चन है डिटरमाइन द concentration of OH minus in 0.4 molar NH4OH solution, 0.4 molar NH4OH solution having 5.35 gram NH4Cl in a 1 liter solution। ठीक है, और एक और चीज दिया गया हम लोगों को,
Kb ऑफ NH4OH दिया गया है, ये किसके इक्वल है? ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 के इक्वल। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा गया है, अब ऑप्शंस 4 दे रहा है। 6.4 इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन बी है 7.2 इंटू 10⁻⁻3, सी है 6.4 इंटू 10⁻⁵, एंड ऑप्शन डी 7.2 इंटू 10⁻⁵। क्वेश्चन विजिबल है सबको? हेलो, हेलो, क्वेश्चन विजिबल है? Yes, sir. चलो ट्राई करो इसको। क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो बनाओ इसको फटाफट। प्रीवियस वाले ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कॉमन एन इफेक्ट ही यूज करना है। देखो कैसे कर सकते हो इसको। हो गया? Sir, D. डी 7.2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और किसी का आ रहा है? आ गया सबका? हेलो, बताओ जल्दी से। ऑप्शन डी आ रहा है और किसी का? सूरज Yes, sir. बन गया? No, sir. सेम वैसे ही बनेगा ना, यहाँ पे हम बेस के टर्म में लिए हैं, पहले एसिड लिए थे तो बेस का जैसे पहले वाले में किए, ये जो
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ NH4Cl है, तो NH4Cl जब टूटेगा तो NH4Cl कैसे टूटेगा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा NH4 प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। कॉमन आयन यहाँ पे NH4 प्लस आ जाएगा, कॉमन आयन, समझ रहे हो बात का? क्योंकि यहाँ पे वीक बेस लिए हैं तो NH4 प्लस कॉमन आयन हो गया। अब यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन निकाल लो। सी इनिशियल इसका कितना दिया गया? ये तुमको मास के टर्म में दिया है तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे। NH4Cl का मोलर मास क्या हो जाएगा बताओ? 53.5. 53.5 ग्राम। तो 53.5 ग्राम है अगर ये, यही आ रहा है ना सबका? यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 मोल्स हो जाएगा। 5.35 को डिवाइड करोगे, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है तो मोल्स वहां से 0.1 आ गया। वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोलैरिटी इसका क्या हो जाएगा? 0.1। यस और नो? तो ये दोनों अभी 0 0 था, अब फाइनली ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, यहाँ पे 0.1 और ये भी 0.1। तो NH4Cl मेनली जो आएगा ये 0.1। ये NH4 प्लस जो आ रहा होगा, NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन, ये मेनली इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा होगा। वहां से जो NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन आ रहा होगा उस बेस से, वो बहुत ही कम होगा। इसके रिस्पेक्ट में उसको नेग्लेक्ट कर दोगे बस। बाकी उसका इक्विलिब्रियम लिखो, के भी दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेशन यूज करके सॉल्व कर लो। आ गया? आया सोहेब? यस सर, आ गया। चलो ठीक है। सोहेब? यस सर, आ गया। शुभम? यस सर। ठीक है, बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे प्रोसेस, बस वैसे ही करना है यहाँ पे। अब क्योंकि अब कहाँ कहाँ तुमको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, कैसे करना है, वो अब तुमको वैल्यूज पे देखना पड़ेगा। वैल्यूज अगर कंपेरेबल है तो फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर लेंगे, है ना? मैक्सिमम केसेस में अप्रोक्सीमेशन यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको इस तरीके से। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन अगर नहीं लोगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो बहुत लंबा जाएगा, उसको फिर अल्फा उसका वैल्यूज निकालोगे, रूट्स निकाल के करना। तो मैक्सिमम केसेस में तुमको ऐसा डेटा दिया रहेगा जहां पे आसानी से अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉमन इन आयन इफेक्ट के इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। समझ गए ना ये टॉपिक? बोलो, कर लोगे अब इसके क्वेश्चंस? इसको अप्लाई कर पाओगे अब? हम्म? हेलो? हो जाएगा ना अब? समझ आया अभिषेक? अभिषेक? यस सर। हम्म? बोल नहीं रहे यस हो कुछ? चलो, तो इसके बाद अगला टॉपिक लिख लो, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बफर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस बहुत जगह तुमको मिक्स करके भी दूसरे चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे 12th में पढ़ोगे उसके साथ मिक्स करके क्वेश्चन आता है, या फिर दूसरे और भी टॉपिक्स के साथ ये मिक्स करके दिया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट बफर सॉल्यूशंस के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आयनिक का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में है, बफर सॉल्यूशन। सुने हो इस सॉल्यूशन का नाम? चलो पहले इसको डिफाइन करते हैं, ये किस टाइप का सॉल्यूशन होता है। तो बफर सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जो कि अपने पीएच में क्या करेगा, अपने पीएच के चेंज को वो रेजिस्ट करता है ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, एनी सॉल्यूशन which resists any change
in its pH on addition of small amount of एसिड और बेस। क्योंकि हमको पता है अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग एसिड या बेस मिला दें, नॉर्मल सॉल्यूशन में एसिड या बेस ऐड कर दें, तो एसिड ऐड करोगे तो H+ का कंसंट्रेशन देगा, बेस ऐड करोगे OH- देगा, तो ऑब्वियसली उसका पीएच या पीओएच वो चेंज होगा। ठीक है, लेकिन बफर सॉल्यूशन जो है ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि अगर उस सॉल्यूशन में अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिला भी दें तो वो पीएच में चेंज होने नहीं देता है, ऑलमोस्ट उसका पीएच देखोगे वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली तो सेम नहीं रहता है बट नियरली हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत पीएच में चेंज होता है जो कि नेग्लिजिबल हो सकता है एक तरह। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पीएच के चेंज को, वो पीएच में जो भी चेंज आ रहा है उसको वो रेजिस्ट करता है ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं तभी, अगर एक्सेस अमाउंट में एसिड या बेस मिला दो या लार्ज अमाउंट में मिला दो तो फिर वो पीएच को मेंटेन नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन ये इसलिए स्मॉल अमाउंट लिखा गया है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तब तक ही वो अपने पीएच को मेंटेन रख सकता है या पीएच में जो भी चेंज आ रहा है उसको रेजिस्ट कर पाएगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका डेली लाइफ में सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड एक फेयरली बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। ब्लड का पीएच अगर देखोगे नियरली वो बेसिक होता है, मतलब 7.23 के आसपास होता है, वही होता है ना ब्लड का पीएच। हेलो, Yes, 7.3 के आसपास या नियरली थोड़ा सा बेसिक होता है, बहुत ही वीकली। तो उसमें देखोगे ब्लड में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टाइप के सब्सटेंसेस खाते हैं, ब्लड में जो जाता है प्रोटीन्स के फॉर्म में, तो वो एसिडिक सब्सटेंस के थ्रू भी जाता है, बेसिक सब्सटेंस के थ्रू भी जाता है, लेकिन ब्लड अपने पीएच को, ब्लड का पीएच जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के इंटेक से या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के इंटेक से उसका पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना ज्यादा। तो फेयरली जो है उसका पीएच जो है नियरली हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट रहता है। तो स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसके पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन था। अब इसको न्यूमेरिकली कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं कि बफर सॉल्यूशन को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है बफर को। एक होता है सिंपल बफर और एक होता है मिक्स्ड बफर। ठीक है, पहला हो गया सिंपल और दूसरा हो गया मिक्स्ड। ठीक है, अब सिंपल बफर बेसिकली इसमें हम लोग सिंपल बफर मतलब वो एक ही सब्सटेंस का बना हुआ है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक टाइप का कंपाउंड है, सॉल्यूशन ऑफ वन कंपाउंड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वन कंपाउंड, इसको सिंपल बफर बोलते हैं। और वो सॉल्यूशन जो होना चाहिए, वो सॉल्यूशन जो बना रहना चाहिए वो किसका होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस से जो भी सॉल्ट बना है वो सिंपल बफर बना सकता है। तो इसका एग्जाम्पल कोई दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वीक बेस ले लें हम लोग, कौन सा, चलो NH4OH ले लेते हैं, और एक वीक एसिड ले लेते हैं, चलो CH3COOH। अब इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, अमोनियम एसिटेट बनेगा। इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बन रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, CH3COONH4, अमोनियम एसिटेट। और प्लस वाटर बन रहा है। तो ये जो अमोनियम एसिटेट है ये एक सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। तो यहाँ पे ये जो है एक सिंपल बफर की तरह एक्ट करता है। ये सिंपल बफर का एग्जांपल हो गया ये, जो कि फेयरली एक ही कंपाउंड का यहाँ पे सॉल्यूशन है। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ वीक, ये सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, इसके सॉल्यूशन को हम लोग सिंपल बफर के कैटेगरी में रखते हैं। समझ आया पहला एग्जांपल।
Yes, sir. तो ये सिंपल बफर हो गया। दूसरा बफर है मिक्स्ड बफर। अब मिक्स्ड बफर को दो टाइप्स में हम लोग बांट सकते हैं। मिक्स्ड बफर में एक आ जाएगा एसिडिक और दूसरा आ जाता है बेसिक। ठीक है, मिक्स्ड बफर में एक हो गया एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। अब मिक्स्ड बफर है तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा वो एक से ज्यादा कंपाउंड्स का होता है, मतलब दो सॉल्यूशन, दो कंपाउंड्स के सॉल्यूशन मिलके मिक्स्ड बफर बनाते हैं। ठीक है, मोर देन वन कंपाउंड्स का जो सॉल्यूशन होगा उससे मिक्स्ड बफर बनेगा। तो मिक्स्ड बफर में जैसे दो टाइप्स हो गया, एक एसिडिक और बेसिक। तो एसिडिक बफर में हम लोग देखेंगे, एसिडिक बफर जो भी होगा ये बना हुआ होगा, इसका कंपोजिशन क्या होगा। तो इसका कंपोजिशन ये होता है, कंपोजिशन लिख दे रहा है। कंपोजिशन होगा उसमें प्रेजेंट होना चाहिए एक वीक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, प्लस इसके साथ एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो उसी वीक एसिड से बना हो और प्लस कोई स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो। समझ गए बात। एसिडिक बफर का कंपोजिशन क्या हो गया कि मिक्स्ड एसिडिक बफर का कंपोजिशन ये होना चाहिए कि उसमें एक वीक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए और प्लस उसके साथ साथ एक सॉल्ट होना चाहिए जो उस वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बना हुआ सॉल्ट हो। ठीक है, उसी तरह से बेसिक बफर अगर हम लोग बात करें तो बेसिक बफर का कंपोजिशन क्या हो जाएगा। बेसिक बफर के कंपोजिशन में आ जाएगा हमारा, जैसा वीक एसिड था यहाँ पे तो वीक बेस हो जाएगा, प्लस एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो कि उसी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से बना हुआ हो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं तब उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो एसिडिक बफर की अगर बात करें तो मान लो वीक एसिड हमारा CH3COOH हो गया और इसके साथ साथ एक सॉल्ट लेना है जो कि इसी एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बना हुआ है। तो हम लोग ले लेते हैं, चलो सोडियम एसिटेट। ठीक है, अब देखो तो ये दोनों अगर मिक्सचर में प्रेजेंट है, ये दोनों अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये एसिडिक बफर का एग्जांपल हुआ या नहीं, बोलो। एसिडिक बफर का ये एग्जांपल है या नहीं है, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे एक वीक एसिड प्रेजेंट है और इसके साथ साथ सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट है जो कि उसी वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बना हुआ है। तो वीक एसिड यहाँ पे एसिटिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, तो उसके रिएक्शन से सोडियम एसिटेट सॉल्ट बना है और प्लस उसके साथ एक वीक एसिड प्रेजेंट है। तो ये एक एसिडिक बफर हो गया। उसी तरह से हम लोग बेसिक बफर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वीक बेस कोई ले लो, जैसे मान लो NH4OH ले लेते हैं और उसके साथ साथ एक ऐसा सॉल्ट लेते हैं जो कि इसी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हो, तो NH4Cl ले लेते हैं। ये हुआ बेसिक बफर का एग्जांपल, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये है बफर का कंपोजिशन, इस तरीके से होता है एसिडिक बफर और बेसिक बफर। कंपोजिशन ध्यान रखना, एसिडिक बफर में एक वीक एसिड होगा और एक सॉल्ट होगा, जहां पे सॉल्ट जो बना हुआ होगा अ, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। बेसिक बफर में देखोगे वीक बेस होना चाहिए प्लस एक सॉल्ट होना चाहिए जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हो। या फिर इसको सिंपलर टर्म्स में हम लोग इस तरीके से भी बोलते हैं कि एसिडिक बफर के केस में इसका कंपोजिशन जो होता है, यहाँ पे एक वीक एसिड होता है और इसके साथ साथ इट्स कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे CH3COH एक वीक एसिड हो गया, प्लस इसके साथ साथ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस। हमको इसी से मतलब है, सॉल्ट ले रहे हैं तो बेसिकली सॉल्ट लोगे तो वो आयंस के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसिडिक बफर को, वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस अगर प्रेजेंट है तो वो एसिडिक बफर की तरह एक्ट करेगा। इसी तरह से हम लोग बेसिक बफर को भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक बफर में क्या हो जाएगा, एक वीक बेस आ जाएगा और प्लस उसका उस वीक बेस का क्या आना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड हो जाना चाहिए।
ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे वही एग्जांपल लिए हम लोग, वीक बेस ले लेते हैं NH4OH, और इस NH4OH का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, NH4 प्लस। ठीक है, यही हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो एक तरह से हम लोग इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एसिडिक और बेसिक बफर का, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको। ये एग्जांपल्स हो गए इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? या यहाँ पे देखोगे NH4 प्लस के जगह पे देखोगे NH3 के टर्म में भी दिया रह सकता है, ये इस तरीके से NH3 प्रेजेंट होना चाहिए। तो NH4OH हमको पता है वो NH4OH जो होता है वो NH3 प्लस H2O के फॉर्म में टूट जाता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये NH3, ये जो है NH4OH डिकम्पोज कर जाता है NH3 के फॉर्म में। यहाँ पे ये डिकम्पोज कर जाएगा NH3 प्लस H2O के फॉर्म में, और यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड के फॉर्म में NH4 प्लस आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगा हमारा, ये बफर का यहाँ पे कॉम्बो बन गया NH4 प्लस। यहाँ पे देखो ये NH3 तो प्रेजेंट है ही, और इसके साथ साथ इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, NH4 प्लस हो गया। इसी को बोलेंगे ना हम लोग, NH3 का ही तो कॉन्जुगेट एसिड होता है NH4 प्लस। यस और नो? हेलो, NH3 जब एक H प्लस एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनता है, NH4 प्लस बनता है ना, याद है? तो ये अगर इसको बेस की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा, NH4 प्लस इस बेस का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा या नहीं हिमांशु? Yes, sir. ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट हमको नहीं दिख रहा है कि कॉन्जुगेट एसिड है, बट इसको जब ब्रेक करोगे, डिकम्पोज करोगे तो NH3 प्लस H2O मिलेगा, और वो NH3 से जब NH4 प्लस को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे वीक बेस प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो सर। चलो अब देखो इसमें कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डायरेक्ट तुमको हो सकता है कि डायरेक्टली हमको वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस नहीं दिख रहा हो, लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो उस तरीके से फॉर्म हो जा रहा है, तो भी हम लोग उसको बफर बोल सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे एसिडिक बफर का ही केस ले रहे हैं, पहले एसिडिक बफर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो एसिडिक बफर को दो तरीके से हम लोग बता सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट हमको उसका वीक एसिड दिख जाना चाहिए, और प्लस एक ऐसा सॉल्ट दिखना चाहिए जो वीक एसिड, वही वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो, या फिर वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस हम लोग बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमको दे दिया है एग्जाम्पल में, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये हो गया HCN और वर्सेस CN माइनस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको दिया है। तो ये HCN वीक एसिड हो गया, और प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे CN माइनस जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है ये प्रेजेंट है। तो ये दोनों मिलके क्या, यहाँ डायरेक्टली हमको एसिडिक बफर का ये केस दिख रहा है ना, डायरेक्टली हमको जो कंपोजिशन होना चाहिए वो कंपोजिशन मिल रहा है या नहीं, बताओ, बोलो। Yes, sir. तो ये हो गया डायरेक्ट, इस तरीके से दिया हुआ है। बहुत सारे केसेस में देखोगे हमको डायरेक्ट नहीं दिया रहता, इनडायरेक्टली हम लोग उसको पता करते हैं वो बफर की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं। तो इनडायरेक्ट में तुमको रिएक्शन कराना होगा, जैसे मान लो हमको ये दे दिया है
NaOH प्लस CH3COH। अब ये हमको दिया एक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया गया और एक वीक एसिड दिया गया। अब ये पूछा जा रहा है कि ये बफर की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं। तो अभी तो ये डायरेक्टली हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनके मिक्सचर को तो हम लोग बफर नहीं बोलते हैं। लेकिन जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ? सॉल्ट मिल जाएगा। और सॉल्ट क्या होगा? CH3COONA, सोडियम एसिटेट और प्लस H2O। अब देखना, अब ये जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट किसका सॉल्ट है? सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है ना। ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट किसका बना हुआ है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। उसी दोनों के रिएक्शन से बना है ना ये सॉल्ट। समझ रहे हो बात? तो अब जैसे ही ये CH3COO माइनस का फॉर्मेशन होगा, CH3COONA का, सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से हमको सॉल्यूशन के अंदर क्या मिल जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस मिल रहा है। इसका कंसंट्रेशन तो मिल रहा है। अब साथ साथ अगर ये बेस की सॉरी बफर की तरह एक्ट करना है इसको, तो यहाँ पे इसके साथ साथ और क्या प्रेजेंट होना चाहिए ताकि इसको बफर बोल देंगे हम लोग? बताओ तो। इस सॉल्यूशन में इसके साथ साथ और क्या बचा हुआ रहना चाहिए ताकि ये बफर की तरह एक्ट कर सकता है? NaOH बचा हुआ रहना चाहिए या फिर CH3COH? क्या बचा हुआ रहना चाहिए इसके साथ? CH3COH। CH3COH। तो अगर ये CH3COOH और प्लस CH3CO माइनस, अगर ये चीज हमको मिल गया तो इसको हम लोग बफर की तरह ये एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप के केसेस में बफर सॉल्यूशन बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? कि कंडीशन ये होना चाहिए कि ये CH3COOH, ये जो एसिटिक एसिड ले रहा है, ये क्या होना चाहिए? ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिएक्शन जब हो जाएगा, रिएक्शन होने के बाद ये बचा हुआ रहना चाहिए, तभी उस केस में ये बफर की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब NaOH जो होना चाहिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए इस रिएक्शन में। NaOH पूरा खत्म हो जाना चाहिए और ये CH3COH एसिटिक एसिड बचा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट में तो हमको इसके कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन मिल ही जाएगा। अब साथ साथ अगर वीक एसिड का भी कंसंट्रेशन बचा हुआ रहेगा सॉल्यूशन में, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? एसिडिक बफर की तरह। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, दो सॉल्यूशन अगर दिया है तो वो दोनों सॉल्यूशन को देख के डायरेक्ट हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि वो बफर है। लेकिन जब रिएक्शन हो जा रहा है, रिएक्शन होने के बाद पॉसिबिलिटी है कि वो बफर की तरह एक्ट कर सकता है। समझ रहे हो बात? हेलो। Yes, sir. तो इस टाइप के बफर को हम लोग इस तरह से इनडायरेक्ट बफर बोलते हैं, जहाँ पे रिएक्शन करने के बाद हमको चेक करना है कि वो बफर की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं। तो ये इनडायरेक्ट बफर हो गया। जैसे एक क्वेश्चन इसी तरीके से जेई में पूछा गया था, फाइंड आउट करना था, बफर को ही तुमको खोजना था। तो इनफैक्ट जेई में पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या है देखो, इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन। ठीक है, HNO3 प्लस CH3COOH, पहला ऑप्शन ये था। ऑप्शन सेकंड है KOH प्लस CH3COONA, दूसरा ऑप्शन ये था। थर्ड ऑप्शन है HNO3 प्लस CH3COONA एंड फोर्थ ऑप्शन है CH3COOH प्लस CH3COONA। अब इसमें से ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए बफर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एसिडिक बफर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एसिडिक बफर के केस में ही बात करो या फिर बेसिक बफर भी ले सकते हो, दोनों। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन।
सर डी 4 नंबर। सिर्फ 4? 4 तो डायरेक्टली दिख ही रहा है बफर होगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन बाकी 1 2 3 में क्या है? आया किसी का? और 4 तो ऐसे भी डायरेक्ट दिख ही रहा है। 4 तो होगा ही आंसर। एसिडिक बफर ये तो डायरेक्ट वाला केस है। उसके अलावा मोर देन 1 है इसमें? बताओ इसके अलावा और। सेकेंड। सेकंड? क्या होगा, जल्दी रिप्लाई करो। 4 तो इससे भी आंसर है। 1 2 3 में और कौन सा बफर की तरह एक्ट कर सकता है? सर 3। 3 हो जाएगा। 3 इनडायरेक्ट, यहाँ रिएक्शन करा के देख लो ना। रिएक्शन कराओ, क्योंकि इनडायरेक्ट का केस अगर देखना है तो फिर हमको रिएक्शन कराना पड़ेगा वहां पे। HNO3 प्लस CH3CONA, इन दोनों का जब रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है हम लोगों का? क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? CH3COOH और प्लस NaNO3। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट अगर बन रहा है यहाँ पे, तो इसमें ये CH3COH ये वीक एसिड यहाँ से मिल जाएगा, और इस वीक एसिड का ये क्या हो सकता है यहाँ पे? उसका कॉन्जुगेट बेस मिल सकता है यहाँ पे, अगर ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो तो ये भी एक तरह से बफर की तरह एक्ट कर सकता है। बाकी फर्स्ट में कोई रिएक्शन होगा क्या? फर्स्ट में कोई रिएक्शन होगा? नो सर। दोनों एसिड ही है, तो वहां पे तो कोई रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। सेकंड में रिएक्शन होगा? सेकंड में रिएक्शन होगा या नहीं? यस सर, हो सकता है। पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो फिर वहां पे बफर बनेगा? बोलो फटाफट। नो सर। कुछ नहीं बोल रहे हो, जल्दी बोलो। नहीं बनेगा सर। नो सर। नो सर। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन
थर्ड एंड फोर्थ कैन बी करेक्ट। ठीक है, तो 3 और 4 जो है यहाँ पे बफर की तरह एक्ट कर सकता है, बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है ये बफर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लोगे ना अब इस टाइप के क्वेश्चन। हेलो, हेलो, यस सर। कर लोगे अब आइडेंटिफाई इस टाइप के क्वेश्चंस को, यस कैसे सर। बफर को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड एंड फोर्थ हो गया। अब चलो, ये तो थियोरेटिकल पार्ट था बफर का, कि बफर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है, किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसका पीएच कैसे निकालते हैं बफर सॉल्यूशन का, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अब बात करेंगे। तो पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, तो अभी सिर्फ एसिडिक बफर का ही केस देख रहे हैं हम लोग, तो एसिडिक बफर का ही पीएच निकाल रहे हैं अभी। तो पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, तो इसमें एसिडिक वाले बफर का कर रहे हैं हम लोग, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग इसको, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, बेस 10 है यहाँ पे, तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं पीएच निकालने के लिए एसिडिक बफर का। ठीक है, इस फॉर्मूले को बेसिकली, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था, ये हेंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन कहलाता है, हेसल बाल्च इक्वेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग, या इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये चीज हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक एसिडिक बफर का ही केस ले रहा है, तो यहाँ पे हमको पता है वीक एसिड प्रेजेंट होगा और एक सॉल्ट होगा, जो कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग, उसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो। तो फॉर वही एसिड, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट वाला बफर ले लेते हैं हम लोग। एसिटिक एसिड है और इसके साथ साथ CH3COONA प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखोगे कि CH3COH जो वीक एसिड है, इसका तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा यहाँ पे। ये क्या बनेगा यहाँ पे, CH3CO माइनस, और इसके साथ साथ यहाँ पे H प्लस दे रहा है। ठीक है, और साथ साथ एक और यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा होगा, ये CH3COONA का। तो ये जब टूटेगा, ये पता है हमको सॉल्ट है, तो सॉल्ट है तो ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा अपने आयंस में। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या मिल जाएगा, CH3CO माइनस और प्लस Na प्लस मिल गया यहाँ से। ठीक है, अब इसका जो भी इक्विलिब्रियम होगा, इसका जो K लिखोगे इस वीक एसिड का, तो K में क्या आ जाएगा, CH3COO माइनस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये सॉल्ट यहाँ पे बना है, ठीक है, जैसे ही ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, तो इस कॉन्जुगेट बेस में देखो यहाँ पे एक कॉमन आयन इन दोनों में शेयर होगा या नहीं, बताओ। हेलो, ये जो एसिटेट आयन मिल रहा है, वो एसिटेट आयन दोनों जगह पे कॉमन है। यस सर। तो कॉमन है अगर, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं, बताओ। और कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर कॉमन आयन के प्रेजेंस में हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन करवा रहे हैं, तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में उसका आयोनाइजेशन और भी कम हो जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है उसका डिक्रीज कर जाता है। बिकॉज इस केस में ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होने लगता है, ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम लोग क्या यूज करते थे, बताओ। अप्रोक्सीमेशन में जो जो कॉमन आयन है, उस कॉमन आयन का कंसंट्रेशन मेनली जो आ रहा होगा, कॉमन आयन यहाँ पे क्या है हम लोग का, एसिटेट आयन है,
तो एसीटेट आयन में जब अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो अप्रोक्सीमेशन यूज करके जो मेन कंसंट्रेशन एसीटेट आयन का आ रहा है वो कहाँ से आता है, वीक वाले पोर्शन से आ रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, बताओ। स्ट्रॉन्ग से। स्ट्रॉन्ग से आ रहा है। तो ये जो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन मेनली जो मिलेगा हम लोग को वो सॉल्ट से ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट ही हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है, तो सॉल्ट से आ रहा है। अब देखना यहाँ पे, अब ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो जो भी एसीटेट आयन यहाँ पे एसिड के थ्रू डिकम्पोजिशन होके आ रहा था, बैकवर्ड शिफ्ट होने से वो एसिटिक एसिड में वापस क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। तो यहाँ जो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन लिख रहे हैं वो नियरली क्या हो जाएगा, नियरली इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत वो डिकम्पोज हो रहा था कॉमन आयन के प्रेजेंस में और भी उसका डिकम्पोजिशन क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो एसिटिक एसिड डिकम्पोज किया ही नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत डिकम्पोज किया था और भी वो कम बैकवर्ड शिफ्ट होके वो ऑलमोस्ट उसका कंसंट्रेशन उतना ही बचा हुआ है जितना हम लोग इनिशियली लिए थे। यस और नो? हेलो? यस सर। तो अब यहाँ से देखना, यहाँ से अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं, सॉल्ट लिख लो या फिर इसको कॉन्जुगेट बेस लिख लो, बात बराबर ही है, क्योंकि सॉल्ट से ही हमको कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन मिलेगा, तो मैं ज्यादा अप्रोप्रिएट है कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन लिखना। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस की जगह हम लोग कॉन्जुगेट बेस लिख लिए, ठीक है, वो बेसिकली सॉल्ट से ही आएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और बाय नीचे जो कंसंट्रेशन है CH3COH ये बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के इक्वल है, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब पीएच निकालना है हम लोगों को, तो पीएच निकालने के लिए दोनों साइड माइनस लॉग ले लेते हैं, तो माइनस लॉग H प्लस, और यहाँ भी माइनस लॉग लोगे तो ये माइनस लॉग Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस है। अब इसमें माइनस लॉग लिए हैं, तब ये देखो A इंटू बी के फॉर्म में है, तो इसको माइनस लॉग Ka लिख सकते हैं, और माइनस लॉग क्या लिख सकते हैं, एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लॉग H प्लस है। सिंप्लीफाई कर लो फर्दर, ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस को हम लोग लिख सकते हैं PH, माइनस लॉग Ka को लिख सकते हैं PK, और प्लस इसको हम लोग प्लस करोगे तो इसके साथ जो टर्म्स हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऊपर चला गया और बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड नीचे आ गया, तो ये हो गया हमारा पीएच बफर सॉलिड एसिडिक बफर का पीएच। यही फॉर्मूला था हमारा, पीके प्लस लॉग 10 है बेस, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बहुत जगह इसको सॉल्ट भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो सॉल्ट वाला हर जगह पे वैलिड नहीं होगा, जब ठीक है वो बताएंगे किस केस में सॉल्ट अगर लिखोगे डायरेक्ट तो वो गलती होने का चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए मोर अप्रोप्रिएट है कॉन्जुगेट बेस लिखो, ठीक है। ये समझ आया कैसे डिराइव हुआ? हेलो? यस सर। हिमांशु समझ आया? Yes, sir. सोएब, सूरज, Yes, sir. अभिषेक, Yes, sir. ठीक है। तो डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एसिडिक बफर का पीएच हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, pH is equal to pK plus log concentration of conjugate base by concentration of acid। तब इसको कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में, ये हम लोग अगले क्लास में इसको आगे
डिस्कशन में करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देख लो अगर किसी स्टेप में डाउट आया है ये कैसे डिराइव हो रहा है तो पूछ लो। किसी स्टेप में अगर कुछ पूछना है इसमें तो बताओ, वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले क्लास में करेंगे इसके। पूछना है क्या? हेलो।